बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है और इसमें मैं ये डिस्कस करूँगी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की जो लैब रिपोर्ट है वो कैसे बनेगी। लैब रिपोर्ट जो आपको बनानी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका पैटर्न क्या होगा, ये मेन हेडिंग्स और उसके अंदर कंटेंट्स होने चाहिए। सबसे ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर, डेट, ये ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट, थ्योरी, इक्वेशंस, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट एंड पेज नंबर, ये सब चीज़ें आपकी लैब रिपोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थ्योरी के अंदर क्या होना चाहिए, थ्योरी जो है वो आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए टू दी एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको अटेन करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन से रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस सीक्वेंस में आप काम करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस होती है थ्योरी में। तो अब जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अगर फिर इसकी थ्योरी आपको लिखनी है तो इसमें फिर आपको क्या लिखना चाहिए। ठीक है, थ्योरी में सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट कैन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, उनका फार्मूला दे दें, उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, किन कंडीशंस में वो बनते हैं, और देन उसके बाद फिर आप बताएंगे कि कैसे उसमें चार्ज आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए आप ये पहले मेंशन करेंगे कि these 4 isomers of chromium chloride hexahydrate are different on the basis of charge. So cation exchange column can be used to determine their formula or charge. ठीक है, अब फर्दर अब कैसे आप क्या किस सीक्वेंस में काम करेंगे वो बताना है आपको। तो आप कह सकते हैं कि फॉर दिस पर्पज known or fixed volume of standard chromium chloride solution is passed through a cation exchange column, and the effluent is collected from the charged column after passing through the sample, and this effluent is further titrated against a standard sodium hydroxide solution to find out the number of moles of protons eluted against the volume of a standard chromium chloride solution passed. ठीक है, and then from the number of protons and from the ratio of number of protons and the number of cations passed, charge on the isomer can be calculated, and from the चार्ज द फार्मूला ऑफ द आइसोमर कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक थ्योरी है। अब जितनी मैंने यहाँ डिस्कस की है तकरीबन 1 पेज या इससे भी कम की होगी, तो इतनी ही आपकी थ्योरी होनी चाहिए और इसके अलावा जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा बातें इसके अंदर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बात हुई है थ्योरी की, आगे भी हर एक्सपेरिमेंट में आपको यही चीज़ फॉलो करते हुए सारी थ्योरीज देनी होंगी। और अब चूँकि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका, तो इसलिए मैं थ्योरी आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी इस एक्सपेरिमेंट की, लेकिन आगे जो है वो फिर आप थ्योरी खुद लिखेंगे। इसके बाद इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सारी इक्वेशंस मैंने आपको बता दी हैं। वो सारी इक्वेशंस यहाँ पर आएंगी जिनमें आपकी जनरल इक्वेशंस हैं, आयन एक्सचेंज कॉलम पे जो आइंस की रिप्लेसमेंट होती है उससे रिलेटेड, आपके ज़ीरो चार्ज में तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है, +1 से लेकर +3 तक की यानी 3 आपकी जनरल आयन एक्सचेंज की इक्वेशंस होंगी, और उसके बाद फिर आपकी स्टैंडर्डाइजेशन और एस्टिमेशन की वो सारी इक्वेशंस इस सेक्शन में आनी चाहिए। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों का आप ख्याल नहीं रखते हैं और एग्ज़ाम में उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना चाह रही हूँ आपके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप एग्ज़ाम में अगर आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो फिर हम किन किन चीज़ों को देखते हुए आपको मार्क्स असाइन करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आपके जितने भी पार्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के, तो उस लिहाज से आपकी उसके अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए। तो अब आपने दो आपके मेन पार्ट्स थे, एक आपका स्टैंडर्डाइजेशन का था जिसकी रीडिंग आई थी, और एक आपकी सैम्पल की टाइट्रेशन थी। ठीक है, जिसमें फ्रेश और एजड सैम्पल आपने 2 सैम्पल जो है वो टाइट्रेट करवाए थे। तो ये आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपने कुछ सोल्यूशन की प्रिपरेशन भी की थी, स्टैंडर्ड सोल्यूशंस की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए आपने जो भी वेट वगैरह कैलकुलेट किए थे वो बिल्कुल आपको देने चाहिए, और यूनिट का आपको ख्याल रखना है और एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। बैलेंस से आप जो भी चीज़ वे करेंगे एनालिटिकल बैलेंस से, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आपने हमेशा उसे रिपोर्ट करना है, और यूनिट जो है वो आपको साथ देना ज़रूरी है। ठीक है,
स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं जब मतलब ऑब्जर्वेशंस आपको देनी होती हैं टाइट्रेशन की, तो क्या करते हैं, बस एकदम से कॉलम बना देते हैं और बस इसमें रीडिंग्स डाल देते हैं और बस आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो हो जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन कॉलम तो बाद में आता है, उससे पहले आपको कुछ डिटेल देनी होती है जो कि टाइट्रेशन से रिलेटेड होती है। आपकी उस टाइट्रेशन स्टैंडर्डाइजेशन की अगर आप बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ब्यूरेट रीडिंग्स के अलावा वो आपको देनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन, आप जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में एक नोन होता है एक अननोन होता है। तो अननोन यहाँ हो सकता है ब्यूरेट में, और जो आपका नोन होता है स्टैंडर्ड होता है वो कोनिकल फ्लास्क में हो सकता है। ठीक है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। बहरहाल आपने जिस भी कंडीशन में टाइट्रेशन की है तो आपको जो चीज़ कोनिकल फ्लास्क में है, ठीक है, उसका वॉल्यूम और उसकी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको देनी ज़रूरी होती हैं, स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन और जो आपका ब्यूरेट में जो भी चीज़ है उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है, सॉरी, कोनिकल फ्लास्क में आपने जो भी चीज़ ली है उसका वॉल्यूम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोनिकल फ्लास्क में हमेशा स्टैंडर्ड ही आए, कोनिकल फ्लास्क में अननोन भी आ सकता है। तो जो भी होगा कोनिकल फ्लास्क में आपने उसका वॉल्यूम देना है और वॉल्यूम यूनिट के साथ होना चाहिए। और वो अगर पाइपेट से ज़ाहिर है आपने लिया है कोनिकल फ्लास्क में जो भी, तो एक्यूरेटली लिया है, तो ये आप लोग लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में जो भी चीज़ है उसका वॉल्यूम इंडिकेटर मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कॉलम है इनमें वॉल्यूम किस चीज़ का है, तो आपको इन कॉलम्स के ऊपर ये लिखना चाहिए जिसका ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब स्टैंडर्डाइजेशन के केस में ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कंज्यूम। ये VS जो है ये वही वॉल्यूम है जो हमने स्टार्ट में सपोज किया था। ये कहाँ से आया था, आपका एक्सपेरिमेंट के किस पार्ट से आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए। ये आपके लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, ये वाली चीज़ जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कॉलम से ऊपर हमेशा ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा अगर आपने कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड की हैं तो उनके बारे में भी जो है वो जिक्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपने मज़ीद कुछ ऐड नहीं किया है, तो बस ये 4 पॉइंट्स आपके इसमें होंगे। इसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन कॉलम्स में क्या करते हैं आप लोग, बस रीडिंग्स डाल देते हैं। ठीक है, ना उसकी एक्यूरेसी का ख्याल रखते हैं और ना यूनिट्स का ख्याल रखते हैं। तो इनिशियल, फाइनल, डिफरेंस, कंकॉर्डेंट बस लिख के छोड़ देते हैं। ये यूनिट्स जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ml राइट किया हुआ है मैंने, इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट के बाद आपको 0 नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपकी ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल या फाइनल ब्यूरेट रीडिंग होल नंबर में है तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर ये इस तरीके से 0.0 लिखें। ये आप क्यों लिखते हैं, ये जैसे आप पाइपेट के आगे भी एक ही 0 लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं फिर एक्यूरेसी के लिए कभी डबल 0 लगा रहे होते हैं। ये डिपेंड करती है जो आप ग्लासवेयर लैब में यूज़ कर रहे हैं उनकी रेंज क्या है एक्यूरेसी की। तो आपको जो ब्यूरेट और पाइपेट लैब में मिलता है उसकी एक्यूरेसी की जो लिमिट है वो ±0.1 ml है। तो 0.1 ml का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वो एक डिजिट तक ही जो है वो एक्यूरेट है। तो इसलिए फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जो है वो आपको एक्यूरेट वैल्यू हर जगह पे, जैसे आप यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट दे रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में फिर आपको पॉइंट के बाद एक 0 यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है अगर होल नंबर में आपकी वैल्यू है। तो ये अगर आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इस पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि इस कॉलम में कंकॉर्डेंट रीडिंग मीन्स के 2 सिमिलर रीडिंग्स। ठीक है, तो अगर 2 सिमिलर रीडिंग्स आ गई हैं तो फिर ये तीसरे रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लेने की ज़रूरत है और ना यहाँ पे शो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्डाइजेशन की इस तरीके से लिखी जाएंगी। अब सैम्पल के लिए आपकी 2 टाइट्रेशन हुई थी, एक फ्रेश के लिए और एक एजेड के लिए। ठीक है, तो कॉलम्स होंगे दोनों के लिए सेपरेट और उसमें बस कंकॉर्डेंट रीडिंग जो है
वो वाला कॉलम नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपने एक एक ही सिंगल रीडिंग आपके पास आई थी, ठीक है, यूनिट के साथ। और एक्यूरेटली अगर होल नंबर में है तो पॉइंट के बाद 0 मेंशन करेंगे आप। जैसे आपने यहाँ पर ये देखा कि बिरेट में क्या है वो मेंशन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो 2 रीडिंग्स हैं उनको बताना ज़रूरी है कि आपका एक है वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर फ्रेश सैंपल और एक है आपका फॉर एजेड सैंपल, ठीक है। आप यहाँ पर शो करेंगे VF एंड VA। VF जो है ये वही फ्रेश के लिए जो वॉल्यूम था, और VA एजिड के लिए वो वाला वॉल्यूम यहाँ पर आएगा। ये अगेन ये वाली चीज़ आपके लिए लिखनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ आपको लिखनी ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा मज़ीद इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप ने यूज़ की थी, जो यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम जो आपकी या कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी कैलकुलेशन में यूज़ होनी है वो आपको इंडिकेट करनी चाहिए। तो आपकी ये जो रीडिंग्स आई थी, ये रीडिंग्स आपकी क्रोमियम क्लोराइड के सोल्यूशन के लिए आई थी जो आपने पास किया था, ठीक है। तो फ्रेश एंड एजिड सैंपल का अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो उनको सेपरेटली आप यहाँ पे शो करेंगे, और अगर वॉल्यूम सेम है दोनों का तो फिर आप एक ही दफ़ा शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी उसी तरीके से यूनिट के साथ एक्यूरेटली लिखेंगे। इसके बाद फिर इंडिकेटर अगेन आप यहाँ पे शो करेंगे। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई आपकी ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर फिर ये यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन जो कॉलम से ऊपर होती हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशंस को। ओके, तो कैलकुलेशंस को भी आपको जो है वो हेडिंग वाइज ही शो करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले जो है जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा उसमें किस चीज़ की आपने कैलकुलेशन की? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्रोमियम क्लोराइड का बनाना था और ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, एक खास कंसंट्रेशन का, एक खास वॉल्यूम में। तो उसके लिए आपने अमाउंट की कैलकुलेशन की थी, मतलब करनी चाहिए आपको अमाउंट की कैलकुलेशन करके, और उसके बाद जो है वो फिर उसकी रिकैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम द अमाउंट टेकन। तो अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होती है? अमाउंट का फार्मूला ये होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अगर क्रोमियम क्लोराइड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसका वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड है, और उसी की मोलारिटी जो कि रिक्वायर्ड है। तो क्रोमियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 266.5 है, मोलारिटी 0.025, वॉल्यूम 50 ml में बनाना था, डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका आ गया अमाउंट रिक्वायर्ड जो कि क्रोमियम क्लोराइड की है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपको जो है वो इसको इस तरीके से लिख देना चाहिए आगे कि अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर दिस मोलर क्रोमियम क्लोराइड सोल्यूशन इज दिस ग्राम पर 50 ml यूनिट के साथ होना चाहिए यहाँ पे ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड को शॉर्ट कर दिया, सोल्यूशन को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। आपको ये नहीं करना है, मेरे पास स्पेस की कमी थी यहाँ पर जिसकी वजह से मैंने जो है वो इसको इस तरह से लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पूरा वर्ड यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन सोल्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आपने सोल्यूशन के लिए अमाउंट की कैलकुलेशन कर ली, क्रोमियम क्लोराइड के लिए बिल्कुल इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड की भी अमाउंट की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। जब आपने ये अमाउंट्स कैलकुलेट कर ली, लेकिन आपने जो वे किया वो इससे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप 0.33331 है, हो सकता है आपने जो वे किया हो वो 0.32 समथिंग हो, तो आपकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा स्लाइट चेंज आएगा। तो आपको चूंकि आगे वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड की यूज़ करनी है एक्यूरेटली, तो इसलिए फिर आप क्या करते हैं कि उसकी रिकैलकुलेशन करते हैं, जो अमाउंट आपने यूज़ की थी उसको यूज़ करते हुए आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यही फॉर्मूला है जिसको आप रीअरेंज करते हैं मोलारिटी के लिए, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, और इसमें अमाउंट अब आप ये वाली नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर कौन सी अमाउंट होगी? जो आपकी ऑब्जर्व्ड अमाउंट है, जो आपने वे की है पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक, वो अमाउंट आप यहाँ पर लेकर और इससे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर आपको ये लिख देना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्रोमियम क्लोराइड सोल्यूशन इज इक्वल टू दिस, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक विद यूनिट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप
रिकैलकुलेशन कर सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड के लिए भी, ठीक है। ये दो आपके स्टैंडर्ड सोल्यूशन थे, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो वैल्यूज़ पीछे ऑब्जर्वेशंस में यूज़ हुई हैं उन ऑब्जर्वेशंस से मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो ये कंसंट्रेशन आ रही है, ठीक है। आपको ये वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी होंगी कैलकुलेशन के लिए, आपको रीडिंग्स बता दी जाएंगी और उनको यूज़ करते हुए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो लेट सपोज कि जो ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन आई है वो ये आई है, ठीक है। इसके बाद अब आपकी क्या हेडिंग होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। स्टैंडर्डाइजेशन से मुराद ये है कि आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और मोलैरिटी का मतलब मोल पर 1000 ml, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन या फिर टाइट्रेशन में किसी भी अननोन को नोन के थ्रू फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड आपका फार्मूला मेथड होता है, जिसमें ये फार्मूला होता है m1v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2v2 ओवर n2, जिसमें एक आपका टाइट्रेंट होता है और एक आपका टाइट्रेंड होता है, यानी और एक आपका नोन होता है और एक आपका अननोन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो भी अननोन होता है उसके लिए आप इसको रीअरेंज करके और वैल्यूज पुट करके ये मालूम कर लेते हैं। एन क्या है यहाँ पर, ये आपके मोल रेशियोज हैं जो कि दो रिएजेंट्स के बीच में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा मिलीमोल का मेथड भी होता है, जिसमें डायरेक्टली जो है वो मिलीमोल कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक मेथड यूनिटरी मेथड होता है। लेकिन आपको यूनिटरी मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। ये सभी मेथड ठीक है, लेकिन जो है वो बस चूँकि आपको जो है वो लैब में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तमाम स्टूडेंट्स का काम एक जैसा ही होना चाहिए एक ही फॉर्मेट पे, तो उसके लिए हम आपसे यूनिटरी मेथड के थ्रू सारी कैलकुलेशन करवाते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी एक सिंगल ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, जिसमें सिंगल यूनिट के लिए पहले कैलकुलेशन की जाती है और फिर सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है, तो फिर वो आपका यूनिटरी मेथड हो जाता है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से फिर स्टैंडर्डाइजेशन को डिस्कस करते हैं। यूनिटरी मेथड के लिए 3 मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में जो आपका स्टैंडर्ड होता है, जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम होती है टाइट्रेशन में, उससे आप स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है, तो स्टैंडर्ड क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। इससे स्टार्ट लेंगे। कैसे? इसकी कंसंट्रेशन को आप यूज़ करेंगे। क्या मीनिंग है इसका? कि अगर ये मोलर है तो मीन्स कि ये इसके 1000 ml में मोल हैं, तो इस कंसंट्रेशन को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि 1000 ml स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन कंटेन्स दिस मोल ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये आपने जनरली लिखा कि इसकी कंसंट्रेशन को देखते हुए आपने ये लिख दिया फर्स्ट स्टेप में, लेकिन अब आपको एक्चुअली टाइट्रेशन की है आपने, और टाइट्रेशन में आपके पास इसका एक ख़ास वॉल्यूम मौजूद है, तो अब आपको उससे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आपके पास कितना वॉल्यूम मौजूद है ऑक्सैलिक एसिड का? 10 ml। 10 ml के लिए तो आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 10 ml से पहले जो यूनिटरी मेथड होता है उसमें क्या करते हैं कि 1 ml के लिए कैलकुलेशन की जाती है पहले। तो 1 ml के लिए कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, या सिंगल यूनिट के लिए, कुछ भी हो यहाँ पे, उसके सिंगल यूनिट के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो क्या करते हैं? ये वैल्यू यहीं रहती है और ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। तो ये 1 के लिए हो जाता है। उसके बाद फिर आपको जिसमें भी कैलकुलेट करना हो, आपको 10 के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि 10 टाइट्रेशन में यूज़ हुए हैं, तो आप उसके बाद उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है। तो आप यही करेंगे यहाँ पर। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं स्पेस की कमी की वजह से मैंने यूज़ किया है। इस जगह पे आपको ऑक्सैलिक एसिड लिखना चाहिए यहाँ पे अपनी फाइल में, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो स्टेप है 1 ml वाला, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेन जो आपकी चीज़ है वो ये कि 1000 ml में इतने हैं, तो 10 ml में कितने होंगे वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपली अगर आप इसको छोड़ दें और सिर्फ यहाँ से देखें, तो क्या किया है यहाँ आपने? ये किया है कि 10 ml में मालूम करने के लिए जो वैल्यू आपकी यहाँ थी वो यही है, ठीक है। 10 आपका मल्टीप्लाई में चला गया और जो वैल्यू यहाँ थी वो आपकी डिवाइड में चली गई, ठीक है। तो यही है यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड आप किसी भी कैलकुलेशन के लिए, जब आपको दो चीज़ें मालूम हों और उनमें से किसी एक की वैल्यू के लिए आपको दूसरे की मतलब वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो ये मेथड हमेशा हर जगह पे इसी तरीके से यूज़ होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। यही यूनिटरी मेथड होता है
कि आपका ये फिक्स है, ठीक है। अब जिसमें आपको कैलकुलेट करना है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो चीज़ यहाँ होगी वो यहीं रहेगी और ये आपकी डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास मोल किसके, यहाँ जो चीज़ है ऑक्सैलिक एसिड के मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका वो होता है जिसमें आप स्टैंडर्ड के मोल जो कि टाइट्रेशन में इन्वॉल्व हुए होते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड के तो आपने मोल कैलकुलेट कर लिए, सेकेंड स्टेप मोल रेशियो का होता है। मोल रेशियो अप्लाई करते हैं आप, ठीक है। और मोल रेशियो अप्लाई करते हुए जो आपके स्टैंडर्ड होता है उससे फिर अननोन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, अब ये जो है रेशियो इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट्स विद 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपने इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो अगर 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड के कितने मोल हैं, टाइट्रेशन वाले इतने मोल हैं। तो इतने मोल ऑक्सैलिक एसिड कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, अगेन यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो उस यूनिटरी मेथड में ये आपका 2 यही है, ये आपका मल्टीप्लाई और ये आपका डिवाइड। तो चूंकि ये 1 है तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये आपके मोल आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ये जो 2 स्टेप्स हैं यही मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने अननोन, जो कि अननोन था उसके मोल मालूम हो गए आपको, जो कि आपकी टाइट्रेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। इससे आगे का जो स्टेप है वो सिर्फ वॉल्यूम कन्वर्जन का है। वो उस वक्त करते हैं कि अगर हमें एक ख़ास वॉल्यूम में कन्वर्जन करनी हो, अगर हमें ख़ास वॉल्यूम में कन्वर्जन नहीं करनी है, हमें जस्ट वो मोल मालूम करने हैं अननोन के जो कि टाइट्रेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिर हमें वो स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब चूंकि स्टैंडर्डाइजेशन में हम मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं और मोलारिटी होती है 1000 ml में मोल, तो इसलिए फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, यानी 1000 ml में हमें इसके मोल रिक्वायर्ड है। लेकिन 1000 ml में मोल कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मोल खुद कितने ml में है जो आए हैं, फिर हम उसको उसी यूनिटरी मेथड से 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये मोल कितने ml में है, ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल हैं। तो इसके ml जाहिर सी बात है वही ml होंगे इसके जो टाइट्रेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरी कैलकुलेशन हुई है ये इसके लिए हुई है। और ये क्या है, ये वो मोल हैं स्टैंडर्ड के जो टाइट्रेशन में यूज़ हुए हैं। तो फिर ये जो मोल आए हैं अननोन के ये भी उसी ml में हैं जो टाइट्रेशन में यूज़ हुए हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितने ml टाइट्रेशन में यूज़ हुआ है, यकीनन वो इसकी ब्यूरेट रीडिंग है, ठीक है। तो अगर सपोज के सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो ब्यूरेट रीडिंग आई है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वो 9.7 ml है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाले जो मोल हैं ये आपके 9.7 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब आपको ये पता है कि ये जो मोल हैं ये 9.7 ml में है। अगर इसको 1000 में कन्वर्जन रिक्वायर्ड है तो आप नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, आप इसको 1000 में कन्वर्ट कर देंगे यूनिटरी मेथड से, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9.7 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो मोल आए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये 1000 ml में है जो कि मोलारिटी है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज दिस मोलर, ठीक है। ओके, तो सैंपल के लिए जो कैलकुलेशंस हैं उनमें चूंकि 2 डिफरेंट आपके पास एफ्लुएंट्स थे, फ्रेश और एजेड, तो दोनों के लिए सेपरेट आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए। और इसमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें प्रोटॉन कैलकुलेट करने थे जो कि क्रोमियम क्लोराइड के वर्सेस एल्यूट हुए। तो अब अगेन ये टाइट्रेशन हुई है, तो टाइट्रेशन के लिए जो मेथड्स आपको बताए थे उनमें से यूनिटरी मेथड आपको यूज़ करना है, वही मेथड आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड के मोल। स्टैंडर्ड क्या है, इसका क्रोमियम क्लोराइड के फ्रेश सैंपल की टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से हुई थी, तो स्टैंडर्ड क्या हुआ, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको लास्ट स्टेप में जिसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि स्टार्ट वहाँ से ले सकते हैं कि 1000 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स दीज मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन से मोल हैं, वो ये जो कंसंट्रेशन से आपको मिले मोलर कंसंट्रेशन से, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको टाइट्रेशन वाले मोल को इन्वॉल्व करना है और उससे आपको स्टैंडर्ड के मोल निकालने हैं। तो टाइट्रेशन में कितने वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ब्यूरेट रीडिंग आएगी यहाँ पे क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरेट में था, ठीक है। तो अब वी एफ
ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, ये आपको समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है, ठीक है, कि कहाँ से आपका ये आया था जो 2.3 ml वाला आपका वॉल्यूम था जिसको VF कहा था। ओके, तो 2.3 ml में जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूनिटरी मेथड, या आपके पास मोल आ जाएंगे स्टैंडर्ड के, ठीक है। इसके बाद मोल रेशियो अप्लाई करना है। तो मोल रेशियो किसका, जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एच आयन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको वर्डिंग में लिख सकते हैं 1 मोल OH रिएक्ट्स विद 1 मोल एच आयन, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास जितने भी मोल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चूँकि रेशो ही 1:1 है तो दोनों के मोल जो है वो बराबर ही होंगे, 1:1 ही रहेगा। तो जो आपके मोल्स हैं वो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, तो अब चूँकि आपको इसको 1000 में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि वो एक्चुअली है कितने ml में, आपका ये जो प्रोटॉन्स थे ये कितने ml में हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ क्रोमियम क्लोराइड का सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है जो आपने कॉलम पर से पास किया था, लेकिन ये प्रोटॉन जिस सोल्यूशन में है उसका वॉल्यूम आपको नहीं पता है, क्योंकि इसमें वॉशिंग्स भी हैं और सब कुछ है, और ये हर एक का वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ मोलैरिटी तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, सिर्फ आप यहीं तक जो है वो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन के, जो कि आपके एफ्रेंड में मौजूद हैं। तो आप वो जो तीसरा स्टेप था जो हमने अभी बात की थी कि वो सिर्फ उस वक्त ज़रूरी होता है जब आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ आपको मोलैरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ टाइट्रेशन वाले मोल चाहिए अननोन के, तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एच आइन एल्यूटेड अगेंस्ट दिस वॉल्यूम ऑफ क्रोमियम क्लोराइड सोल्यूशन इज दिस मोल, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपके एजेड के लिए भी कैलकुलेशन हो सकती है मोल की, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने मोल कैलकुलेट कर लिए, तो मोल कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्रोमियम के मोल चाहिए, यानी कैटाइंस के मोल चाहिए, जिसको आपने चार्ज के फॉर्मूले में पुट करना है। तो स्टैंडर्ड के मोल कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो आपकी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है बस उसको यूज़ करेंगे और यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए मोल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड आपका क्रोमियम क्लोराइड का सोल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है जो रिकैलकुलेशन से आपको मिली थी, ठीक है, वो वाली कंसंट्रेशन। तो 1000 ml में अगर इतने मोल हैं तो 9 ml में कितने होंगे, ठीक है। ये भी यूनिटरी मेथड ही है, एक स्टेप में ये आपके मोल कैलकुलेट हो गए क्रोमियम के, ये नहीं ये समझ लें कि ये इसी तरीके का काम हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड ही है ये, तो स्टैंडर्ड के आपको मोल चाहिए थे, तो इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम को यूज़ करते हुए मोल कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देंगे, और उसके बाद आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्चुअली जो आपका ऑब्जेक्ट था चार्ज के लिए, ये फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये वैल्यू आ गई चार्ज की, ठीक है। ये चार्ज की वैल्यू आपको बता देगी कि कौन सा आइसोमर आपके सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर 1.1 अगर वैल्यू है तो 1.1 होल नंबर नहीं है, ठीक है। होल नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कोई एक आइसोमर नहीं है, बल्कि मिक्सचर है आइसोमर का, और चूंकि ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर +1 चार्ज आइसोमर भी मौजूद है और +2 चार्ज आइसोमर भी मौजूद है, ठीक है। ये दोनों आइसोमर्स इसके अंदर मौजूद है, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है जिसके अंदर दोनों आइसोमर्स क्रोमियम क्लोराइड के एग्जिस्ट कर रहे हैं, +1 वाला भी और +2 वाला भी। फर्दर आप ये भी बता सकते हैं कि ये आइसोमर किस परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आप कैसे बता सकते हैं। ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है जो कि 10 है यहाँ पर, ये एक्चुअली जो नेक्स्ट है यानी 1 के बाद वाला उसके लिए है। ये कैसे उसके लिए है कि लेट सपोज कि ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ 1 है। तो 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि 100% +1 ही है, लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्यों बड़ी है, इसके अंदर नेक्स्ट वाला भी शामिल हो गया, 2 वाला भी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली आपका जो 1 के बाद वाला है उसके लिए है, तो ये क्या है, 10 है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 10% आपका +2 चार्ज आइसोमर मौजूद है, ठीक है। तो 10% अगर +2 है तो फिर रिमेनिंग जो 90% है वो आपका +1 चार्ज आइसोमर होगा। तो जब आपको चार्ज पता है तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पर, +1 चार्ज जिसमें एक क्लोराइड है बाहर, तो इस आइसोमर पर +1 चार्ज है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये वाला आइसोमर मौजूद है आपके सोल्यूशन में, फर्स्ट सोल्यूशन में,
और +2 चार्ज का ये फार्मूला है। तो आपको फार्मूला भी शो करना है, ठीक है, आपको आइसोमर्स भी बताने हैं और आपको परसेंटेज भी बतानी है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पूरा एक्सपेरिमेंट करते हुए ये फाइंड आउट कर लिया कि आपके एक्वस सोल्यूशन, क्रोमियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में कौन से आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल यही काम आपने एजिड सोल्यूशन के लिए भी करना है। तो एजिड सोल्यूशन के लिए आप मोल कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, बस उसमें डिफरेंस क्या होगा, इस वाली रीडिंग का डिफरेंस होगा। इसमें आपने VF यूज़ किया है फ्रेश के लिए, तो यहाँ पर VA यूज़ होगा, एजिड वाला वॉल्यूम यूज़ होगा, ठीक है। तो लेट सपोज कि आपके जो कैलकुलेटेड प्रोटॉन्स आए हैं एजिड के लिए वो ये आए हैं, तो आप उसको इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद का जो स्टेप है क्रोमियम के कैटायंस की कैलकुलेशन, यानी स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स जो आपने पास किए हैं क्रोमियम के, वो अगर आपका वॉल्यूम फ्रेश और एजिड के लिए सेम है, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस में जो हमने देखा वो 9 ही मेंशन किया हुआ है वहाँ पे, तो फिर आपको इसके लिए दोबारा से ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा, दोनों के लिए मोल सेम ही होंगे। लेकिन अगर ये वॉल्यूम डिफरेंट है तो फिर इसके लिए फ्रेश के लिए अगर ये डिफरेंट है और एजिड के लिए डिफरेंट है तो दोनों के लिए अलग आपके मोल्स कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर चूँकि सेम है तो फिर आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो वही वैल्यू यूज़ कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको चार्ज फाइंड आउट करना होगा बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो लेट सपोज कि चार्ज की वैल्यू एजिड के लिए 2.85 आई है। 2.85 का क्या मतलब है, इसमें 2 और 3 के बीच में वैल्यू है, तो इसका मतलब +2 चार्ज आइसोमर एंड +3 चार्ज आइसोमर बोथ आर एग्जिस्टिंग इन एजिड सोल्यूशन। तो इसमें 85% आपका बाद वाला है और रिमेनिंग 15% आपका पहले वाला है, ठीक है। और फार्मूला आगे आप लिखते हैं, +3 चार्ज वाले का ये फार्मूला है, +2 चार्ज वाले का ये फार्मूला है। तो इस तरीके से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके सोल्यूशन में, एजिड सोल्यूशन में कौन कौन से आइसोमर हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि आप इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश वाले में आपके जो चार्जेस थे वो 1 और 2 थे, और जो एजिड है उसके अंदर +2 और +3 है। ये जो वो आपके रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं टू थ्योरेटिकल वैल्यूज़, जो कि हमने डिस्कस किया था कि आपके फ्रेश सोल्यूशन में शुरू वाले आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं और एजिड सोल्यूशन में बाद वाले आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हैं कि ऐसा ट्रू है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको रिजल्ट मेंशन करना है। ओके, तो रिज़ल्ट में क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट में वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं, बीच में स्टैंडर्डाइजेशन भी हुई है, मोल ऑफ प्रोटॉन भी, मोल ऑफ क्रोमियम भी, और कुछ स्टूडेंट्स अभी कुछ लिख देते हैं, ठीक है। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट में जो आपका फार्मूला होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है एक्सपेरिमेंट का, उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ जो है वो रिजल्ट की फॉर्म में बताया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आइसोमर का फार्मूला डिटरमिन करना फ्रेश और एजिड में। तो आपको बस ये बताना है कि फ्रेश में कौन से आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस परसेंटेज में है, क्या फार्मूला है उनका, और एजिड में कौन से हैं, ठीक है। तो आप ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फ्रेश क्रोमियम क्लोराइड सोल्यूशन कंटेन्स this much percent of +1 charge isomer of formula this and this much percent of +2 charge isomer of formula this। आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी उस लिहाज से जो भी आइसोमर्स आएंगे उनको लिख देंगे फर्स्ट सोल्यूशन। और बिल्कुल इसी तरीके से एजिड सोल्यूशन के लिए भी आप लिख सकते हैं कि उसमें क्या परसेंटेज आई है, क्या चार्ज आया है, ठीक है। अगर आपका होल नंबर था चार्ज का तो उसमें 100% कोई एक ही होगा, जैसे अगर 1 आता है तो 100% +1, ठीक है। अगर जो है वो 2 आता है, एग्जैक्टली 2.0 है, तो उसके अंदर आपका 100% +2 होगा। एग्जैक्टली 3 है तो 100% +3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इन बिटवीन वैल्यू आ रही है आपकी तो वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है और उसके अंदर फिर आपको अलग अलग परसेंटेज वाइज फार्मूला देना है। और इन केस अगर वैल्यू आपकी 3 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो 3 से ऊपर तो कोई चार्ज की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू चूँकि 3 है चार्ज की, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि 100% +3 चार्ज आइसोमर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है अगर चार्ज की वैल्यू 3 से ऊपर है।